हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन TR 1 से लेकर 3 में पूछे गए हैं। हमने साइंस का क्वेश्चन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया है। तो आज का देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। तो ऑप्शन 2 दिया है, इसमें 7 पेलोड लगे थे। ऑप्शन 3 दिया, आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नोमीटर लगा हुआ था। आदित्य L1 में विजिबल एमिनेशन लाइन कोरोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। तो इसका आंसर देखिएगा क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। इसका प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को PSLV C-57 रॉकेट द्वारा किया गया था। यह लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया था। इसको 7 नितभार लगे हुए हैं। इसमें से 4 नितभार सूर्य का निरीक्षण करेंगे और शेष 3 नितभार लैग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नोमीटर लगा हुआ है, जो अंतर्ग्रही चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए समर्पित है। आदित्य L1 में विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। तो आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया था, देखिएगा 2 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इंस्टेंस 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाएगा। ऑप्शन ए, दूरसंचार के लिए। ऑप्शन बी, पड़ोसी देशों के सैन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए। ऑप्शन सी, मौसम विज्ञान के लिए। ऑप्शन डी है एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मौसम विज्ञान के क्षेत्रों के लिए। 18 फरवरी 2024 से इंसैट 3DS का प्रयोग क्यों किया गया था, तो मौसम विज्ञान के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन है, 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इंस्टेंस 3DS का प्रयोग मौसम विज्ञान के लिए किया जाएगा। GSLV का 16वां मिशन था। इंस्टेंस 3DMC उपग्रह भू स्थिर कक्षा में तीसरी पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह अनुवर्ती मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी की सतह पर निगरानी रखना, मौसम संबंधी महत्व के विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों, महासागरीय और उसके पर्यावरण का अवलोकन करना, वायुमंडलीय के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की ऊर्ध्वाधर रूपरेखा प्रदान करना और उपग्रह सहायता प्राप्त खोज एवं बचाव प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। ऑप्शन ए है 15,000 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 35,000 किलोमीटर। ऑप्शन सी है 981 किलोमीटर। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जियो स्टेशनरी उपग्रह एक पृथ्वी परिक्रमा उपग्रह है जो भूमध्य रेखा के सीधे 22,300 मील 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य रेखा की ऊपरी कक्षा में घूमता है। ये उपग्रह उसी दिशा में घूमते हैं जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है। जियो स्टेशनरी उपग्रह ट्रांसपोर्टर से सुसज्जित होते हैं जो पृथ्वी से रेडियो सिग्नल प्राप्त करते हैं और बढ़ाते हैं, पुनः प्रसारित करते हैं। इनका उपयोग दूरसंचार, प्रसारण, रिमोट सेंसिंग और नेविगेशन सहित कई प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, CRT सेल थेरेपी, जिसे हाल में ही भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए अग्रणी उपचार है। अगला ऑप्शन है कैंसर। ऑप्शन बी है अल्जाइमर। ऑप्शन सी है एड्स। ऑप्शन डी है एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये TR 3 के 6 to 8 में GS का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
CAR-T सेल थेरेपी अर्थात काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, यह एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर से लड़ने के लिए मरीज की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है। CAR-T सेल थेरेपी को अक्सर जीवित दवाएं कहा जाता है। भारत में इसका विकास IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा सम्मिलित रूप से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? 10 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 23 अगस्त 2023। चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक उतरा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश है। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला चौथा रूस, अमेरिका और चीन देश है। इसे इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से। इसका प्रयोग लैंडर नाम का विक्रम और रोवर के नाम प्रज्ञान है। जहां चंद्रयान-3 उतरा उसे शिव शक्ति बिंदु या शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है। 14 जुलाई 2023 को हरिकोटा से लॉन्च किया गया और जहां उतरा दक्षिणी पॉइंट पे, तो उसे क्या कहते हैं? तो शिव शक्ति बिंदु कहते हैं। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा हुई है, जो हमारे मोदी जी ने किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसे सभी श्रेणियों के पुरस्कार के लिए समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। अगला इसका ऑप्शन दिया है 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के दिन। ऑप्शन बी है 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। ऑप्शन सी है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा प्रति वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की जाती है, जबकि सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए समारोह 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। इन पुरस्कारों के अंतर्गत 4 श्रेणियों यथा विज्ञान रत्न, VR, विज्ञान श्री BS और विज्ञान युवा और विज्ञान टीम BT के में प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है गगनयान, आकाशयान, ब्रह्मयान। ऑप्शन 4 दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गगनयान। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या होगा? तो गगनयान होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इसरो के बहुप्रतीक्षित मानव अंतरिक्ष यान को गगनयान मिशन या इसके प्रयोग आने वाले अंतरिक्ष यान को गगनयान का नाम दिया गया। यह मिशन भारत और इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, जो 2024 के अंत या 2025 के शुरुआती माह में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजेनिस। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन सी है निर्जलीकरण। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइसिस हरित हाइड्रोजन का तरीका है। हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस प्रक्रिया में सौर, पवन या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिख सकती है? ऑप्शन ए AI, ऑप्शन बी है डीपफेक, ऑप्शन सी है चैटबॉट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक।
ऑप्शन ई है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आई। एआई और वॉइस तकनीक किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित दिखा सकती है। इस तरह की तकनीक जो आपको मरे हुए लोगों से बात करने देती है, दशकों से विज्ञान कथाओं का मुख्य आधार रही है। यह एक ऐसा विचार है जो सदियों से अध्यात्म को द्वारा अपनाया जाता रहा है, लेकिन अब यह एक वास्तविकता बन रही है। एआई और वॉइस तकनीक की प्रगति के कारण तेजी से सुलभ हो रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित होती है? शब्द इंच से, प्रहार प्रति इंच से, ऑप्शन थर्ड है बिंदु प्रति इंच, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिंदु प्रति इंच। किसी प्रिंटर की गुणवत्ता प्रति बिंदु इंच के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें स्याही के बिंदु को प्रति इंच के छेद के आधार पर गिना जाता है। बिंदु की अधिकता प्रिंटर की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि टिन जिंक की तो खाना पैक किया जाता है उसमें किसकी परत चढ़ी होती है? तो जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। खाना पैक करने वाले डिब्बों में जिंक की परत इसलिए नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि वह भोजन के अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया करके खाद्य पदार्थ को जहरीला बना सकता है, जबकि टिन काफ़ी कम प्रतिक्रियाशील होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। ऑप्शन ए L1, ऑप्शन बी L2, ऑप्शन सी L3, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए L1। आदित्य L1 उपग्रह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। इसका प्रक्षेपण PSLV-C57 रॉकेट का उपयोग करके 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया है। इसरो के इतिहास में पहली बार जब PSLV के चौथे चरण को 2 बार प्रक्षेपित किया गया ताकि अंतरिक्ष यान को उसकी अंडाकार कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया जा सके। इस मिशन का उद्देश्य सौर कोरोना प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सौर पवन ऊर्जा के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस मिशन में अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लगेज बिंदु L1 चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन दूर है। अगला क्वेश्चन है, मैनहट्टन परियोजना क्या है? ऑप्शन ए एक अनुसंधान विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, ऑप्शन बी दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल इस्टेट परियोजना, ऑप्शन डी एक प्रसिद्ध थीम वर्क, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था, जिसे मैनहट्टन परियोजना कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, मैनहट्टन परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से चलाया गया शोध, निर्माण और विकास कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया था। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमैनॉइड रोबोट का क्या नाम है? ऑप्शन ए सोविया, ऑप्शन बी एटलस, ऑप्शन सी पेपर, ऑप्शन डी ऑप्टिमस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्टिमस। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमस है। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता AIDA इवेंट में अपनी बहुप्रचारिता ह्यूमैनॉइड रोबोट ऑप्टिक का प्रदर्शन किया है। तो टेस्ला के CEO कौन है? तो एलन मस्क हैं। टेस्ला कंपनी ने फरवरी 2022 में रोबोट को एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया था। अक्टूबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। इस रोबोट का क्या नाम है? तो ऑप्टिमस है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, HMX को पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब HMX का फुल फॉर्म क्या है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ऑप्शन बी है हाई डेंसिटी मोनोएटॉमिक जेनान। ऑप्शन 3 है हेज मोनेटाइजिंग जेनोक्रेसी। ऑप्शन 4 है हर मैजिस्टिस एक्सप्लोसिव। ऑप्शन 4 है, इसका हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। सिर्फ एक सही है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। HMX का फुल फॉर्म है। HMX का पूर्ण रूप हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है। इसे ऑक्टेजन और साइक्लोटेट्रामेथिलीन टेट्रानिट्रामाइन के साथ साथ अन्य नामों से भी जाना जाता है। HMX का उपयोग परमाणु उपकरण, प्लास्टिक विस्फोटक, रॉकेट ईंधन और बस्टर्स चार्ज में किया जाता है।